कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान में सभी भैया बहनों का ई शिक्षण कार्य में स्वागत। हम पाठ क्रमांक 4 ऊष्मा में डॉक्टर तापमापी एवं प्रयोगशाला तापमापी के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चालन, विकिरण इनके बारे में अध्ययन करेंगे। वह प्रक्रम न वह क्रिया जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है। कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के एक सिरे से लगाकर दूसरे सिरे तक यदि ऊष्मा जारी है तो उसको चालन कहते हैं। ठोस में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। ठोस वस्तु होती है, उसमें चालन के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होती है। इसको अपन एक क्रियाकलाप करके भी समझ सकते हैं। छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी ले लेते हैं। चित्र में जैसे बताया हुआ है, एक बीकर लिया, बीकर में गर्म पानी ले लिया और पेंसिल है, पेन है, चम्मच है, स्केल है और अन्य प्रकार की सामग्रियां हैं, वो अपन लेते हैं और उस गर्म पानी के अंदर उसको डाल देते हैं। एक सिरा तो उसका पानी के अंदर डूब जाता है वस्तु का, दूसरा सिरा है जो बाहर, जिस प्रकार से चित्र में दिखाई दे रहा है, इसे बाहर रहता है। और जब हम इसको एक सिरे से छू कर देखते हैं थोड़ी देर के बाद में, तो कुछ वस्तुएं होती हैं उनके सिरे तो गर्म प्रतीत होते हैं। तो जो पदार्थ अपने से ऊष्मा आसानी से जाने देते हैं उसको ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे लोहे की वस्तु होगी तो उसमें ऊष्मा एक सिरे में मिल रही तो दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी। लकड़ी होगी तो उसमें नहीं पहुंचेगी। तो एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, तांबा जिसको बोलते हैं, ये ऊष्मा के जो ये धातु है कहलाती है, ये ऊष्मा की चालक होती है। सीधा सीधा ये कहा जा सकता है, ऐसे पदार्थ जिनके एक सिरे पर ऊष्मा दी जाए और दूसरे सिरे तक ऊष्मा पहुंच जाए तो वो ऊष्मा का चालन कर रहे हैं, यानी उसके पदार्थ के अंदर ऊष्मा का चालन हो रहा है तो वो ऊष्मा की सुचालक है, और जिनमें नहीं हो रहा वे ऊष्मा के कुचालक है, ऊष्मारोधी है। जो पदार्थ जैसे जल है या वायु है ऊष्मा के कुचालक है, तब इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा? जो कुचालक है, जैसे जल कुचालक है, वायु कुचालक है, फिर भी इनमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो वो कैसे होता है? तो उसको भी अपन एक प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। ऊष्मा के कुचालक है तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। वो किस प्रकार से होता है देखिए। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्टैंड ले लेते हैं 3 पायों वाला, एक बर्नर ले लेते हैं ऊष्मा के लिए और एक फ्लास्क ले लेते हैं, और चित्र में जिस प्रकार से व्यवस्थित है इस प्रकार से इसको व्यवस्थित कर देते हैं। गोल पेंदे का एक फ्लास्क लिया, उसमें 2/3 जल भर देते हैं, उसको किसी तीपाई यानी 3 पैर वाले स्टैंड पर व्यवस्थित कर देते हैं। एक मोमबत्ती लेते हैं और उसको गर्म करते हैं। मोमबत्ती बर्नर लो, मोमबत्ती लो, कुछ भी लो। एक स्टॉक की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक हल्का सा, एक छोटा सा कण, क्रिस्टल जिसको बोलते हैं, वो धीरे से रख देते हैं। एक ऐसा चिमटा जो होता है उसको बोलते हैं स्टॉक। वो पोटेशियम परमैंगनेट है ना, लाल दवा का एक छोटा सा क्रिस्टल है ना, कण लेते हैं और उसको धीरे से, ये जो फ्लास्क दिख रहा है गोल पेंदे वाला, और इसके पेंदे के अंदर रख देते हैं। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता। ज्वाला जहाँ जहाँ लग रही है उसके पास का जल गर्म हो जाएगा। जल गर्म होगा तो ऊपर उठेगा,
क्योंकि गर्म वस्तु हल्की होती है, हल्की होने के कारण वो ऊपर उठेगी। और इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान ले लेता। जो गर्म होगा, ज्वाला के पास वाला जल गर्म होगा, गर्म होने के कारण हल्का होगा, हल्का होने के कारण ऊपर उठेगा, और वहाँ का जो स्थान है उसके आसपास का जो ठंडा जल है वो उसका स्थान ले लेगा। इस प्रकार से वो भी गर्म होगा, फिर ऊपर उठेगा, उसके पास वाला जल उसका स्थान ले लेगा। कुल मिला के ये जो चित्र दिख रहा है, इसके अंदर जैसे जल भरा हुआ है फ्लास्क के अंदर, और ज्वाला नीचे वाले पेंदे की तरफ लग रही है, तो यहाँ का जल गर्म होगा, गर्म होने के कारण ऊपर उठेगा, तो पास में जो जल ठंडा है वो उसका स्थान ले लेगा, फिर वो गर्म होगा, वो ऊपर उठेगा। इस प्रकार से संपूर्ण ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा जल गर्म नहीं हो जाता। ये जो विधि है, इस प्रकार से जो क्रिया होती है, इस प्रक्रिया को संवहन विधि कहते हैं। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए अपन एक क्रियाकलाप के द्वारा इसको समझ सकते हैं। जैसे एक मोमबत्ती ली, मोमबत्ती के एक ऊपर की तरफ हाथ रख दिया और एक पार्श्व यानी साइड के अंदर हाथ रख दिया, तो हमें पता है ऊपर वाला हाथ है वो गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊष्मा है जो है, वायु, मोमबत्ती और हाथ के बीच में जो वायु है वो वायु गर्म हो गई, गर्म होने के कारण हल्की होगी, हल्की होने के कारण ऊपर उठेगी, तो वो हाथ है जो अपन को उस गर्म वायु के कारण गर्म का अनुभव करेगा। एक मोमबत्ती लेते हैं, अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा एक दूसरे हाथ को पार्श्व भाग में रख देते हैं। ज्वाला के पार्श्व की वायु संवहन गर्म द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लोह के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं हो पाती, यानी पास वाले हाथ के अंदर वो गर्म नहीं रहती है, ऊपर वाले गर्म रहती है। इसलिए एक तटीय जो क्षेत्र होते हैं ना, समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं, उनके अंदर इस घटनाओं के कारण एक मनोरंजन परिदृश्य बनता है। क्या होता है? देखिए, दिन के समय स्थल यानी धरती जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होती है। जल धीरे धीरे गर्म होता है, धरती होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। स्थल के ऊपर की वायु भी गर्म हो जाएगी। जब स्थल गर्म हो गया तो उसके ऊपर की वायु भी गर्म होगी, गर्म होगी तो क्या होगी? ऊपर उठेगी। तो समुद्र है ना, जल जो है उसकी जो वायु है वो ठंडी है, तो वो ठंडी वायु किधर आ जाएगी? स्थल की ओर, फिर वो गर्म होगी, ऊपर उठेगी, जैसे अपन चित्र में समझ सकते हैं। दिन का समय है तो ये समुद्र समीर जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर देखो, ये समुद्र का चित्र बता रहे हैं और तीर के निशान इधर आ रहे हैं, वायु इधर आ रही है। इसमें क्या होगा? इधर जल है, और पहला जो चित्र देखना अपन को, जल है और इधर जो है ये देखो घर बने हुए हैं और पास में स्थल है ना, स्थल और जल। तो गर्म कौन होगा? पहले दिन में स्थल होगा, स्थल गर्म होगा तो स्थल के ऊपर की जो वायु है वो भी गर्म हो जाएगी। गर्म होगी तो हल्की होगी, हल्की होने के कारण ऊपर उठेगी, तो उसका स्थान खाली रहेगा ना। वो जो समुद्र के ऊपर जो वायु है वो इसका स्थान ले लेगी। इस प्रकार से वो यहाँ आएगी, यहाँ होने के बाद में वापस गर्म होगी, गर्म होने के कारण ऊपर उठेगी। तो दिन के समय में समुद्र से स्थल की ओर ठंडी हवाएं चलती रहती। इसके कारण समुद्र तटीय इलाके पर जो भी मकान होते हैं उनकी खिड़कियां, दरवाजे समुद्र की दिशा में होते हैं। रात के समय में क्या होता है? रात के समय में स्थल जो होता है वो ठंडा हो जाता है, परंतु जल धीरे धीरे ठंडा होता है। तो जल जब गर्म है स्थल अपेक्षा, तो जल जो है उसके गर्म है तो उसके ऊपर वाली जो हवा हल्की होगी, हल्की होने के कारण क्या होगी? ऊपर उठेगी। तो स्थल की जो वायु है वो ठंडी है, तो वो ठंडी वायु थल से किधर चलेगी? समुद्र की ओर चलेगी। ये परिघटना रात्रि में होती है। दो क्रिया होती है। दिन में ठंडी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, जिसको समुद्र समीर कहते हैं। रात्रि में ठंडी हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है, थल समीर कहते। वापस सुने, दिन में समुद्र से स्थल की ओर ठंडी हवाएं चलती है, जिसको समुद्र समीर कहते हैं। रात्रि में स्थल से समुद्र की ओर ठंडी हवाएं चलती है, जिसको थल समीर कहते हैं।
जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट का महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है। सूर्य से हम तक ऊष्मा चालन या संवहन द्वारा नहीं पहुंच सकती। अभी हमने ऊष्मा स्थानांतरण की दो विधियां पढ़ी, एक चालन और एक संवहन। थल समीर, जल समीर, ये भी संवहन का ही भाग है। इससे पहले अपन ने चालन पढ़ा। अब जो है ये कह रहा है कि सूर्य से जो ऊष्मा अपने पृथ्वी तक आ रही है, ये संवहन और चालन के द्वारा नहीं पहुंच सकती, क्योंकि संवहन एवं चालन के लिए कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता हो। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में बहुत सारा ऐसा स्थान है जिसको बीच में वायु भी नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ चालन और संवहन तो हो नहीं सकता। तो वो किस क्रिया द्वारा सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुँचती है? क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु भी नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसको विकिरण कहते हैं। विकिरण के द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक सौर ऊर्जा पहुंचती है। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऊष्मा के स्थानांतरण की जो विधि है विकिरण, इस विकिरण में माध्यम की संवहन और चालन में माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु है, जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक यानी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इस प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा गया कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा विकिरण के द्वारा परिवेश को स्थानांतरित करता है। यानी ज्वाला यानी आग से हटाकर कोई बर्तन नीचे रखते हैं तो वो जो गर्म होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो उसकी जो ऊष्मा थी वो कहाँ चली जाती है? विकिरण के द्वारा वातावरण के अंदर चली जाती है। सभी पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ अवशोषित हो जाता है और कुछ परागत हो जाता है। सर्दियों में तथा गर्मियों में पहने जाने वाले वस्त्र। गर्मियों के दिनों में हम हल्के सूती वस्त्र पहनते हैं और सर्दियों के दिनों के अंदर सूती कपड़ा नहीं पहनकर ऊपर रेशमी कपड़ा पहनते हैं, गहरा कपड़ा पहनते हैं। इसका कारण क्या है? इसको समझने के लिए हम दो बर्तन लेते हैं, एक के ऊपर सफ़ेद कलर है और एक के ऊपर काला कलर है। ये जैसे इस चित्र में बताया गया इस प्रकार से दोनों के अंदर पानी भर लेते हैं समान मात्रा में और दोनों को समान मात्रा में गर्म कर लेते हैं। और गर्म करने के बाद दोनों को बर्नल से नीचे उतार देते हैं, स्टोव से नीचे उतार देते हैं और फिर देखते हैं कौन सा अधिक गर्म हुआ या कौन सा कम गर्म हुआ, या उसको धूप में रख दो। दोनों बर्तनों को भर के धूप में रख दीजिए, काले वाले बर्तन को भी और सफ़ेद वाले को, दोनों को धूप में रख दें। धूप में रखने के बाद में हम देखेंगे काले वाला जो बर्तन है उसके अंदर जो पानी होगा वो गर्म होगा, सफ़ेद वाले में जो पानी होगा वो काले की अपेक्षा ठंडा होगा। गर्म तो होगा परंतु काले की अपेक्षा ठंडा होगा। इसी प्रकार से हम यही दो बर्तन लेते हैं और इनको 60 डिग्री तक अपन गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में 15 मिनट के 50 डिब्बों को जल का तापमान ज्ञात करते हैं। तो सफ़ेद वाला जो डिब्बा है उसका जल का तापमान कम होगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सफ़ेद जो पृष्ठ होता है, सफ़ेद पृष्ठ ऊष्मा का परावर्तन करता है और काला जो पृष्ठ होता है ये ऊष्मा को अवशोषण करता है। काला जो पृष्ठ होता है ऊष्मा ग्रहण करता है, सफ़ेद पृष्ठ जो होता है ये ऊष्मा का परावर्तन करता है। इसलिए सर्दियों के दिनों के अंदर काले वस्त्र पहनने चाहिए ताकि वो ऊष्मा का ग्रहण करे, तो गर्मी शरीर के अंदर बनी रहे, शरीर को ठंड नहीं लगे। सर्दियों के दिनों के अंदर काले वस्त्र पहनने चाहिए जिससे ऊष्मा का अवशोषण होगा और सर्दी नहीं लगेगी। गर्मियों के दिनों के अंदर सूती कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए जिससे क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण नहीं होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन होने से
शरीर को ठंडक महसूस होगी। 3 प्रश्न हैं अभ्यास पुस्तिका में करने। चालन किसे कहते हैं? गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र या सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों आरामदायक होते हैं, और वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है।